नमस्कार। घटना चक्र बुक वीडियो के इस शैक्षणिक मंच पर आपका स्वागत है। हमारा उद्देश्य है ज्ञान को सरल, स्पष्ट और सुलभ रूप में आप तक पहुंचाना। आइए आरंभ करते हैं अध्ययन और सफलता की इस यात्रा को। एक देश की आज़ादी की लड़ाई, ये कोई एक दिन की जंग तो होती नहीं है ना? ये एक लंबी, पेचीदा कहानी होती है। तो आज हम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की इसी कहानी में उतरेंगे और उन मोड़ों, किरदारों और विचारों को समझेंगे जिन्होंने इतिहास का रुख ही बदल दिया। तो हमारा सफर कैसा रहेगा? सबसे पहले हम देखेंगे कि यह आंदोलन 3 अलग-अलग फेजेस में कैसे बटा हुआ था। फिर बात करेंगे उन पहली संगठित आवाज़ों की जिन्होंने इसकी नींव रखी। उसके बाद हम जानेंगे कि कैसे मुखर राष्ट्रवाद का उदय हुआ, नई पार्टियां बनी और नई दिशाएं तय हुईं। और आखिर में हम उन नारों और उपाधियों को देखेंगे जो पहचान बन गए। तो चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, भारत के स्वतंत्रता संग्राम को ना एक सीधी सड़क समझना ये एक बहुत बड़ी भूल होगी। इसे एक नदी की तरह सोचिए, जिसमें कई मोड़ हैं, कई धाराएं आके मिलती हैं। और इस कहानी को सही मायने में समझने के लिए हमें इसे 3 अलग-अलग हिस्सों में बांटकर देखना होगा। हर फेज का आप कह सकते हैं अपना एक अलग ही बहाव था। तो ये देखिए, ये टाइमलाइन ना हमें इस पूरे आंदोलन का एक नक्शा देती है। शुरुआत होती है 1885 से, उदारवादी चरण से, मतलब पेटिशंस और कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स पर जोर था। फिर 1905 में आता है उग्रवादी चरण, जहां सीधी कार्रवाई की मांग उठने लगती है। और आखिर में 1919 से शुरू होता है गांधीवादी चरण, जिसकी पहचान ही अहिंसक प्रतिरोध थी। तो ये सिर्फ तारीख ही नहीं है, ये एक राष्ट्र की सोच के बदलने का पूरा सफर है। पता है, हर बड़े आंदोलन की शुरुआत एक बहुत ही सिंपल आइडिया से होती है कि हमें एक साथ आने की जरूरत है। सड़कों पर लाखों लोगों के उतरने से बहुत पहले एक प्लेटफॉर्म की जरूरत थी। एक ऐसी जगह जहां लोग बात कर सकें, बहस कर सकें और एक कॉमन फ्यूचर की कल्पना कर सकें। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं उन पहली संगठित आवाजों से। साल था 1866। जगह थी लंदन। सोचिए, ब्रिटिश साम्राज्य के बिल्कुल केंद्र में। वहां दादा भाई नौरोजी ने एक बहुत ही हिम्मत वाला काम किया। उन्होंने ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की। और ये सिर्फ कोई मीटिंग रूम नहीं था, ये एक वैचारिक युद्ध का मैदान था, आप कह सकते हैं, जहां पहली बार इंडियन इश्यूज पर ब्रिटिश हुकूमत के दिल में बहस हुई, उन्हें चुनौती दी गई। इसने एक मिसाल कायम कर दी कि अब भारतीय आवाज को सुना जाएगा। तो ठीक है, बातचीत तो शुरू हो गई थी, लेकिन जैसे ही 20वीं सदी शुरू हुई, माहौल बदलने लगा। अब सिर्फ बातें करना काफी नहीं था। लोगों का धैर्य, आप कह सकते हैं, जवाब दे रहा था। और एक नई, ज्यादा एनर्जेटिक जनरेशन स्टेज पर आने के लिए तैयार थी। तो चलिए देखते हैं कि कैसे अधिकारों की ये मांग एक दहाड़ में बदल गई। और यहीं से वो दौर शुरू हुआ जब उग्रवादी राष्ट्रवादी सामने आए। अब देखिए, ये शब्द थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है। इसका मतलब हिंसा नहीं था, बल्कि इसका मतलब था अपनी मांगों को लेकर और ज्यादा फॉर्म होना और ज्यादा असर्टिव होना। बाल गंगाधर तिलक जैसे नेताओं का मानना था कि पिटीशंस का समय अब गया। अब उन्हें स्वशासन से कम कुछ भी मंजूर नहीं था। उनका सीधा कहना था, आज़ादी कोई भीख नहीं, ये एक हक है जिसे जीतना पड़ेगा। और इस नई सोच को, इस नई भावना को अगर किसी एक लाइन में समझना हो तो वो बाल गंगाधर तिलक के शब्दों में मिलती है। उन्होंने एक ऐसा नारा दिया जो पूरी पीढ़ी की आवाज बन गया। एक ऐसा नारा जो आज भी गूंजता है, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। ये सिर्फ शब्द नहीं थे, ये एक खुली चुनौती थी। तिलक का असर इतना गहरा था कि उन्हें 2 बिल्कुल अलग अलग उपाधियां मिली। सोचिए, अपने लोगों के लिए वो थे लोकमान्य, यानी जिसे लोगों ने अपना मान लिया हो। लेकिन ब्रिटिश अधिकारियों के लिए, उनके लिए वो एक खतरा थे। उन्होंने तिलक को भारतीय अशांति का जनक कहा। एक ही इंसान और 2 बिल्कुल अलग नजरिए। पर इस लड़ाई में तिलक अकेले नहीं थे। उन्हें एक बहुत ही इंटरेस्टिंग साथी मिली, एनी बेसेंट। वो खुद एक ब्रिटिश समाजवादी थीं, लेकिन भारतीय सेल्फ गवर्नमेंट की बहुत बड़ी सपोर्टर थीं। आयरलैंड के होम रूल आंदोलन से इंस्पिरेशन लेकर उन्होंने भारत में भी वैसा ही आंदोलन शुरू किया। मांग सीधी थी, भारतीयों को अपने देश पर शासन करने का अधिकार मिलना चाहिए। ये वाकई एक पावरफुल पार्टनरशिप थी। और फिर 1916 में कुछ ऐसा हुआ जिसकी शायद किसी को उम्मीद नहीं थी। इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग, उस समय की 2 सबसे बड़ी पॉलिटिकल फोर्सेस, एक साथ आईं और उन्होंने लखनऊ पैक्ट पे साइन किया। ये एक तरह का पॉलिटिकल अर्थक्वेक था। एक पल के लिए सारे मतभेद भुला दिए गए और एक कॉमन गोल के लिए एक यूनाइटेड फ्रंट बनाया गया, और वो गोल था स्वर शासन।
अब ये लखनऊ समझौता एकता का एक बड़ा पल तो था, पर इसने मुस्लिम लीग के अंदर जो बदलाव आ रहे थे उसे भी सामने ला दिया। देखिए, आज हम लीग को एक अलग देश की मांग से जोड़ते हैं, पर क्या हमेशा से यही उसका लक्ष्य था? ये सवाल बहुत जरूरी है और इसका जवाब शायद आपको हैरान कर दे। देखिए, जब 1906 में मुस्लिम लीग बनी तो उसके एजेंडे में अलगाववाद का तो सवाल ही नहीं था। असल में उनके शुरुआती लक्ष्य तो बिल्कुल उल्टे थे। पहला, ब्रिटिश सरकार के प्रति वफादारी बनाए रखना। दूसरा, मुसलमानों के पॉलिटिकल राइट्स की रक्षा करना। और तीसरा, दूसरे समुदायों के प्रति नफरत को रोकना। ये उस लीग की तस्वीर से बिल्कुल अलग है जिसे हम आज जानते हैं, है ना? तो ये बात तो बिल्कुल साफ है, एक अलग देश की मांग मुस्लिम लीग के ओरिजिनल एजेंडा का हिस्सा थी ही नहीं। ये एक बाद का डेवलपमेंट था जो पॉलिटिकल लैंडस्केप में एक बहुत बड़े बदलाव का संकेत था। ये हमें यह भी याद दिलाता है कि पॉलिटिकल गोल समय के साथ कैसे बदल सकते हैं। लेकिन सवाल वही है कि आखिर ये बदलाव आया क्यों? तो जैसे जैसे आज़ादी की लड़ाई की ये नदी आगे बढ़ी ना, ये कई धाराओं में बट गई। अब यह कोई एक सिंगल आंदोलन नहीं रह गया था। नई पार्टियां और नए विचार उभर रहे थे और हर एक की अपनी अलग रणनीति थी, अपने अलग लक्ष्य थे। ये एक तरह से स्ट्रगल के डाइवर्सिफिकेशन का दौर था। 1923 में कांग्रेस के अंदर ही एक नया आइडिया आया। सीआर दास और मोतीलाल नेहरू ने कहा, हम बाहर से सिस्टम से क्यों लड़ें जब हम इसे अंदर से बदल सकते हैं। और उन्होंने बनाई स्वराज पार्टी। मकसद लेजिस्लेटिव काउंसिल्स में घुसकर ब्रिटिश पॉलिसीज का अंदर से ही विरोध करना। ये एक बड़ा दाव था। कहते हैं ना, मालिक के घर को मालिक के ही औजारों से तोड़ने की कोशिश। और ठीक उसी समय एक और लड़ाई लड़ी जा रही थी जो बहुत जरूरी थी। डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर के लिए सिर्फ अंग्रेजों से आज़ादी पाना ही काफी नहीं था। उनकी चिंता थी वो गहरी सामाजिक असमानता जो भारतीय समाज में बसी हुई थी। उन्होंने समता सैनिक दल जैसे संगठन बनाए जो सोशल इक्वालिटी के लिए लड़े, और स्वतंत्र मजदूर संघ जो मजदूरों के हक के लिए खड़ा हुआ। उनका संदेश एकदम साफ था, सच्ची आज़ादी तब तक नहीं मिल सकती जब तक हर इंसान आज़ाद ना हो। आज़ादी की लड़ाई सिर्फ पार्टियों और बैठकों की लड़ाई नहीं थी, ये दिलों और दिमागों की भी लड़ाई थी। और इस लड़ाई को ताकत मिली शब्दों से, उन नारों से जो सड़कों पर गूंजते थे, उन उपाधियों से जो नायकों को सम्मान देते थे। ये इस आंदोलन की आत्मा थी। जरा इन शब्दों को देखिए, वंदे मातरम, एक साधारण सा वाक्य जिसका मतलब है मैं मां को नमन करता हूं, लेकिन बंगाल विभाजन के दौरान ये विरोध का सबसे पावरफुल नारा बन गया। महामना, देशबंधु, सरदार, ये सिर्फ टाइटल नहीं थे, ये सम्मान के प्रतीक थे जो जनता ने अपने नेताओं को दिए थे। ये शब्द वो गोंद थे जिसने इतने बड़े और डाइवर्स देश को एक साथ जोड़ा, एक पहचान दी, एक मकसद दिया। और यहीं हम आज पहुंचते हैं एक सवाल के साथ। ये सदी पुराने नारे, ये रणनीतियां और रिप्रेजेंटेशन के लिए ये संघर्ष आज भी भारत के पॉलिटिकल लैंडस्केप को कैसे शेप करते हैं? स्वशासन, सामाजिक न्याय और राष्ट्रीय पहचान की वो लड़ाइयां आज भी मॉडर्न इंडिया की बहसों में जिंदा हैं। इस कहानी की गूंज हर तरफ है, बस हमें सुनने की जरूरत है। और ये हमें एक आखिरी सोच के साथ छोड़ जाता है कि इतिहास कभी बीतता नहीं, वो हमेशा हमारे साथ होता है, हमारे आज को आकार देता है और हमारे कल को रास्ता दिखाता है।